नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा हम करने वाले हैं वो इस मायने में बहुत विशेष हो जाती है कि एक तरफ हमारा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां पर लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्र को जोड़कर रखने वाली तमाम वो परंपराएं हैं जो आज भी भारत को दुनिया में सर्वोच्चता दिलाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क, वो मुल्क जो सिर्फ और सिर्फ अपने आतंक पोषित दिमाग के लिए जाना जाता है, वो मुल्क जो दुनिया भर में आतंकवाद का स्पॉन्सर है, वो मुल्क जो अब एक बार फिर से टूट की कगार पर है। आज उसी नापाक पाकिस्तान की वो तस्वीर आपके सामने रखने वाले हैं जिसे लेकर दुनिया में चर्चा तो हो रही है, लेकिन असल सच आज आपको पता चलेगा। दरअसल आज बात किताबों के पन्नों में दबी किसी पुरानी कहानी की नहीं होगी, आज बात उस कड़वे सच की होगी जो जमीन पर घट रहा है और जिसे दुनिया अपनी आंखों से इस वक्त देख भी रही है। कहा यह जाता है कि इतिहास का सबसे बड़ा गवाह दस्तावेज या किताबें नहीं होती, बल्कि जमीन पर घटने वाली खूनी घटनाएं और जन आंदोलन होते हैं। आज से ठीक कई दशक पहले चले जाइए। तारीख थी 23 मार्च 1940। जगह थी लाहौर का मिंटो पार्क। मोहम्मद अली जिन्ना के उस खोखले गुमान को याद कीजिए जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अधिवेशन बुलाकर मजहब के नाम पर नफरत की नींव रखी गई थी। लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा गया। पहली बार एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को औपचारिक रूप से जमीन पर उतार दिया गया और भारत की पवित्र भूमि के टुकड़े करके एक नया मुल्क वजूद में लाया गया। लेकिन आज इतिहास ने ऐसा चक्कर काटा है कि जिस इस्लाम और मजहब का ढोल पीटकर जिन्ना ने भारत को बांटा था, देश के टुकड़े किए थे, आज उसी मुल्क के कोने कोने से मुस्लिम ही मुस्लिम से आजादी मांग रहे हैं। ये कोई हिंदू बहुल इलाके नहीं है, ये बलूचिस्तान के मुसलमान हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून हैं और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग हैं। अमेरिका के थिंक टैंक की वो भयानक भविष्यवाणी जरा याद कर लीजिए। स्थिति यह है कि पाकिस्तान आज एक ऐसे अंतहीन संकट की ओर बढ़ रहा है जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले अमेरिका के एक मशहूर थिंक टैंक ने की थी। उस थिंक टैंक ने साफ साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान की नीतियां ऐसी ही रही तो भविष्य में यह मुल्क कई हिस्सों में बंट जाएगा और आज वो होता हुआ नजर आ रहा है। आज अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को और उसकी जनसांख्यिकीय सच को, डेमोग्राफिक रियलिटी को देखेंगे तो ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित होती हुई प्रमाणित हो रही है। पाकिस्तान के कई टुकड़े नजर आते हैं, 5 टुकड़े। कैसे, जरा समझिएगा। ये 5 टुकड़े हैं पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पीओजे के ने तो पहले ही कह दिया है कि भारत में वो मिलना चाहते हैं। ये घोषणा पहले ही हो चुकी है और इसे लेकर आवाज लगातार बुलंद है। तो पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह उसका खुद का अपना आंतरिक ढांचा है। ये जो टुकड़े हो रहे हैं, ये टुकड़े इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान खुद अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख चुका है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं और उन आंकड़ों से आपको ये बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अपनी ही ताबूत में आखिरी कील कैसे ठोकी। पंजाब प्रांत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की लगभग 53% आबादी अकेले इसी पंजाब में रहती है। सिंध प्रांत की बात की जाए तो यहां मात्र 23% आबादी निवास करती है। खैबर पख्तूनख्वा पे आ जाए तो यहां
17% आबादी बसती है। बलूचिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा भूभाग है, लेकिन यहां पर महज 6% आबादी रहती है। और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में 2.36% आबादी बसती है, यानी आधे से ज्यादा आबादी अकेले पंजाब में होने के कारण पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान का खजाना और तमाम संसाधन केवल पंजाब के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाकी 3 प्रांतों की लगभग उपेक्षा की जाती है, उनका शोषण किया जाता है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के हर कोने में बगावत का परचम लहर रहा है। किस तरीके से पाकिस्तान का पूरा नक्शा 4 टुकड़ों में बिखरता हुआ नजर आ रहा है, हम आपको यहां पर यह भी बताते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, जहां पर आबादी 17% है, यहां का पश्तून समुदाय आज इस्लामाबाद के हुक्मरानों को अपना मानने से साफ इंकार कर रहा है। पख्तून खुद को अफगानिस्तान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा मानते हैं। पिछले कुछ समय में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे किए, पाकिस्तानी फौज को घुटने पर ला दिया, उसकी रूह कांप गई। ये पूरा का पूरा इलाका या तो अफगानिस्तान में शामिल होगा या फिर जल्द ही पश्तूनिस्तान नाम से एक नया देश बनेगा। दूसरी तरफ बलूचिस्तान को समझिए, सबसे बड़ा भूभाग है बलूचिस्तान, लेकिन आबादी कितनी रहती है? मात्र 6%। बलूचिस्तान में दशकों से आजादी की जंग जारी है। बलूच नेता मीर यार बलोच ने तो यहां तक दावा कर दिया है, जो हमने आपको बीते दिनों दिखाया भी था, कि उन्होंने ये कह दिया है कि 85% क्षेत्र पर, 85% हिस्से पर अब पाकिस्तानी फौज अपना नियंत्रण खो चुकी है और यहां पर बलूचों का अधिकार स्थापित हो चुका है और उन्होंने आजादी की घोषणा कर दी है। खबर तो यह भी है कि बलूचिस्तान अगस्त में अपनी करेंसी भी जारी कर देगा। अगर बलूचिस्तान अलग होगा तो पाकिस्तान का अंत तय है। पाकिस्तान की 40% गैस, कोयला और ऊर्जा केवल इसी बलूचिस्तान से आती है। चीन का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट सीपेक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर बंदरगाह भी इसी बलूचिस्तान में है, जिसे चीन को 40 साल की लीज पर बेचा गया है। बलूचिस्तान की 909 किलोमीटर की लंबी सीमा ईरान से लगती है और अमेरिका की भी रणनीति नजर अमेरिका ने बना रखी है। बलूचिस्तान हाथ से गया तो पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। वहीं अगर आप सिंध की बात कर ले तो 23% आबादी यहां रहती है, लेकिन सिंध में सिंधी राष्ट्रवाद की चिंगारी अब शोला बन चुकी है। वहां के लोग कराची से लेकर हैदराबाद तक सड़कों पर है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में, आपको याद होगा, उन्होंने यूं ही नहीं कहा था कि कौन जानता है कि कल सिंध भारत का हिस्सा बन जाए। ये बयान इस्लामाबाद के ताबूत में आखिरी कील की तरह है, क्योंकि तस्वीरें उस तरफ ही संकेत दे रही हैं। उधर पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान में तो पाकिस्तान विरोधी नारे लगातार गूंज रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और उत्पीड़न से तंग आकर लोग भारत में शामिल होने का पूरी तरह से आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह आजाद कश्मीर नहीं है, यह तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। हम अपने मूल में वापस लौटना चाहते हैं, यानी भारत में शामिल होना चाहते हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि मुल्ला मुनीर यानी जनरल लासिम मुनीर को वहां 8000 अतिरिक्त फौजियों को तैनात करना पड़ा है, लेकिन बंदूकों के दम पर साहब जनता की आवाज को कब तक दबाया जाएगा? यह आवाज है जो बंदूक से नहीं डर रही है, ये वो आवाज है जो पाकिस्तान की चूलें हिला रही है। पाकिस्तान को खबर ही नहीं है कि एक तरफ मुल्क टूट रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। सोचिए, जो पाकिस्तान एक जमाने में कृषि प्रधान देश अपने आप को कहता था, आज वहीं गेहूं के, आटे के लाले पड़े हुए हैं। आज वहां आटे के लिए थप्पड़ और गोलियां चल रही हैं। हाल ही में पंजाब सरकार के खाद्य विभाग ने बिना किसी लिखित आदेश के गेहूं की आपूर्ति और परिवहन पर रोक लगा दिया।
नतीजा ये हुआ कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोटली जैसे शहरों में आटे का भीषण हाहाकार मच गया। सवाल उठता है कि गेहूं पैदा करने वाले देश में आटा गायब क्यों हो जाता है। पाकिस्तान की ज्यादातर आटा मिलों पर अब समझिएगा क्यों गायब होता है। पाकिस्तान की ज्यादातर आटा मिलों पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और वहां के बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों और जनरलों का मालिकाना हक है। ये सियासी घराने जानबूझकर बाजार में आटे का कृत्रिम संकट पैदा करते हैं। इससे दो काम होते हैं। पहला, कालाबाजारी करके अरबों रुपए कमाए जाते हैं। दूसरा, आम जनता को सुबह से शाम तक आटे की लाइन में उलझा कर रखा जाता है ताकि वो अपनी भूख में भी परेशान रहें और हुक्मरानों से आम जनता को सुबह से शाम तक आटे की लाइन में खड़े रखते हैं। ये लोग उलझा कर इसलिए रखते हैं क्योंकि अपनी भूख में ही परेशान रहे ये लोग और हुक्मरानों से उनके भ्रष्टाचार, सीपेक की नाकामी, बलूचिस्तान पर सवाल पूछा ना जा सके। 1940 में जिन्ना ने जिस नफरत और कट्टरता की बुनियाद पर पाकिस्तान की इमारत खड़ी की थी, आज उसी नफरत की इमारत को ढाया जा रहा है। जिस मुल्क ने भारत को जख्म देने और आतंकवाद पालने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, आज वो खुद अपने ही पापों के बोझ से दबकर कई टुकड़ों में टूटने की कगार पर आ खड़ा है। इतिहास का न्याय यही है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उसी गड्ढे में खुद दफन हो जाता है, जैसा कि आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जनमत पे अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस खबर की जिसने आज भारत की परेशानी भी बढ़ाई, पेशानी पर बल भी लेकर आया, क्योंकि आज 20 जुलाई 2026 को देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी भारत की संसद में लोकतंत्र को शर्मसार करने का नया अध्याय लिखा गया। तस्वीरें जरा ध्यान से देखते रहिएगा। मॉनसून सत्र का पहला दिन और पहले दिन में यह उम्मीद थी कि कुछ प्रोडक्टिव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह ही ये अपील कर चुके थे। सर्वदलीय बैठक एक दिन पहले हो चुकी थी और ये कहा जा रहा था कि मॉनसून सत्र को इस बार प्रोडक्टिव बनाना है, लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर विपक्ष का वही नंगा नाच देखने को मिला। मॉनसून सत्र का पहला ही दिन हंगामे, नारेबाजी और देश की प्रगति को रोकने वाली घटिया राजनीति की भेंट चढ़ गया। लोकसभा हो या राज्यसभा, विपक्ष की मंशा संसद में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने की दिखी ही नहीं, बल्कि देश में विधायी कामकाज में रोड़ा अटकाने की नजर आई। सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी इंडी गठबंधन ने वेल में आकर तख्तियां लहराई, नारेबाजी की और ऐसी हुड़दंगबाजी दिखाई कि लोकतंत्र का मंदिर बार बार ठप्प करना पड़ा।
दोनों ही सदनों की कार्रवाई को 6 बार स्थगित करना पड़ा। सवाल यह है कि क्या देश की संसद का मॉनसून सत्र आम जनता के पैसों और देश के विकास की नीतियां तय करने के लिए है या फिर विपक्षी नेताओं का प्रायोजित राजनीतिक तमाशा बनने के लिए? विपक्ष की इस सोची समझी साजिश के कारण संसद के दोनों सदनों में किस तरह पल पल की कार्यवाही बाधित हुई, उसकी पल पल की टाइमलाइन भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए। पहले बात लोकसभा की कर लेते हैं। लोकसभा में सुबह 11 बजे मॉनसून सत्र का आगाज होता है। नए सांसदों के शपथ ग्रहण और जरूरी दस्तावेजों को पटल पर रखे जाने की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन विपक्ष ने वेल में उतरकर हुड़दंग शुरू कर दी। लोकसभा स्पीकर ने सदन चलाने का बार बार आह्वान किया, बार बार प्रयास किया गया, लेकिन विपक्ष के अड़ियल रवैये के कारण सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ यही तस्वीर उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी नजर आई। सुबह 11 बजे उच्च सदन शुरू होते ही विपक्षी नेताओं ने जंतर मंतर लाठीचार्ज और नीट मुद्दे पर नियम 267 के तहत तुरंत बहस की मांग उठाई। 11:20 पर उपसभापति हरिवंश जी ने बार बार अपील की, लेकिन सांसद वेल में आकर पोस्टर लहराते रहे। फिर 11:30 बजे व्यवस्था न बनता देख उपसभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही भी पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। संसद के भीतर जहां विपक्षी नेता चीख चिल्ला रहे थे, वहीं संसद के बाहर सड़कों पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की कोशिश हो रही थी। महज 72 मिनट सदन की कार्रवाई चल पाई। सोचिए किस तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई को ऐसे ही नष्ट किया जाता है, क्योंकि 1 मिनट की कार्रवाई पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो आप सोचिए जो प्रोडक्टिव सत्र होना चाहिए उसको किस तरीके से यहां पर नुकसान पहुंचाकर जनता की उम्मीदों और जनता की गाढ़ी कमाई दोनों पर ही पानी फेरा जा रहा था। एक तरफ संसद के अंदर उबाल हो रहा था तो दूसरी तरफ सड़क पर बवाल हो रहा था। सोशल मीडिया के सहारे खड़े हुए कॉकरोच आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति के जंतर मंतर से संसद की ओर कूच करने की घोषणा कर दी। जब दिल्ली पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जोन में बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोका तो इन हुड़दंगियों ने पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की। फिर पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। कानून व्यवस्था और संसद की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया। संसद के भीतर विपक्षी नेताओं ने तुरंत इस पुलिसिया कार्रवाई को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया, मानो वो सड़कों पर अराजकता फैलने का ही इंतजार कर रहे। विपक्ष ने जिन मुद्दों को ढाल बनाकर संसद को बंधक बनाया, संसद को चलने नहीं दिया, उनका असली मकसद दरअसल समाधान निकालना था ही नहीं, बल्कि देश को गुमराह करना था। मेडिकल के छात्रों के भविष्य पर विपक्ष को किसी ठोस सुधार पर बात करनी नहीं है। केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और हंगामा चाहिए। प्रभु श्री राम मंदिर के पावन चढ़ावे पर भ्रामक और झूठे आरोप लगाकर संसद में नारेबाजी की गई। जिनकी आस्था कभी राम में थी ही नहीं, आज वही मंदिर के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के चलो संसद मार्च को भी सुरक्षा कारणों से रोके जाने पर संसद के अंदर विलाप शुरू हो गया। जब सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर प्रेस के सामने, मीडिया के सामने आकर देश का रुख स्पष्ट किया था। पीएम ने नम्रता से विपक्ष से यह अपील की थी कि मॉनसून सत्र को देश के विकास के लिए उत्पादक और सुचारू बनने दें। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जहां तथ्य और तर्क होते हैं वहां तूफान नहीं आता। उन्होंने भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और जल्द शुरू होने जा रही ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन जैसी उपलब्धियों का भी जिक्र किया, लेकिन विपक्ष को देश का विकास पच नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने तो तानाशाही का रोना रोया। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार आवाज दबा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि खुद विपक्ष पूरे देश की आवाज को दबाकर संसद को बंधक बनाता हुआ नजर आया है।
विपक्ष ने संसद को ठप करना चाहा, लेकिन राष्ट्र का विधायी काम रुका नहीं। भारी शोर शराबे के बीच भी केंद्र सरकार ने 2 अत्यंत महत्वपूर्ण काम पूरे कर लिए हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 38 है इसमें, और इससे देश के आम नागरिकों को अदालतों में जल्द और सुलभ न्याय मिल सकेगा। उधर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को अपराध बनाने वाले सख्त कानून के विधेयक का जिक्र आते ही वामपंथी और तुष्टीकरण में लगे दल बिलबिला उठे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक देश विरोधी ताकतें जो इस देश की सत्ता पाना चाहती हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है देश को आगे ले जाने का। यानी 13 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस 19 बैठकों के मॉनसून सत्र में तस्वीर साफ हो चुकी है। एक तरफ देश को आगे ले जाने वाला विकास का एजेंडा है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर कॉकरोच आंदोलन के नाम पर हुड़दंग और संसद में गतिरोध पैदा करने वाला अड़ियल विपक्ष है। देश की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, और वक्त आने पर इस तमाशे का करारा जवाब भी देगी। विपक्ष को यह बात समझनी होगी कि मुद्दों का समाधान उबाल या बवाल से नहीं बल्कि संवाद से निकलता है, और इसीलिए सड़क पर संग्राम नहीं बल्कि संसद में समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि लक्ष्य और उद्देश्य अगर देश से जुड़ा हुआ है, देश के विकास से जुड़ा हुआ है, तो फिर ये तेवर नहीं होने चाहिए। लेकिन जो तेवर विपक्ष के दिख रहे हैं वो साफ तौर पर बताता है कि ना तो उन्हें राष्ट्र से मतलब है और ना ही राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से। तो एक तरफ संसद और दूसरी तरफ सड़क। संसद में उबाल था तो सड़क पर बवाल था। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन के नाम पर जो नंगा नाच आज देखने को मिला, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी भारत की संसद को बंधक बनाने, राजधानी की सांसें रोकने और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की एक घिनौनी साजिश को सुरक्षा बलों ने अपनी चट्टानी मुस्तैदी से नाकाम कर दिया। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर आंदोलन के नाम पर यह हुड़दंग क्या जायज था? सोशल मीडिया के दम पर रातों रात गुमराह भीड़ जुटाकर खुद को जनता की आवाज बताने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के अराजक तत्वों का असली चेहरा आज पूरा देश देख चुका है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद चलो का खोखला और भड़काऊ नारा देकर सड़कों पर उतरे सीजेपी के इन हुड़दंगियों को, इन गुंडों को दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने खदेड़ कर रख दिया। ये कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये दिल्ली को फिर से बंधक बनाने और अराजकता का माहौल पैदा करने का एक सोचा समझा पैंतरा था, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते ध्वस्त कर दिया। आंदोलन के नाम पर, अनशन के नाम पर देश की राजधानी को पंगु बना देने का हक सीजेपी के इन अराजक तत्वों को आखिर किसने दिया? क्या चंद महत्वाकांक्षी चेहरों और सोशल मीडिया के स्वयंभू नेताओं की सनक के लिए 2.5 करोड़ दिल्ली वालों की जिंदगी से खिलवाड़ करने दिया जाएगा? क्योंकि जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ, जंतर मंतर पर जमा ये सीजेपी के जो लोग थे, जो अपने आप को शांति का मसीहा बता रहे थे, जो बार बार ये कह रहे थे कि हम तो शांति से यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका वो शांत चेहरा, वो सो कॉल्ड शांत चेहरा आज दिल्ली की सड़कों पर नजर आया। बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के हाई सिक्योरिटी लुटियन जोन की तरफ जबरन घुसने का दुस्साहस आज कॉकरोच पार्टी के गुंडों ने किया। सीजेपी के नेताओं को यह लगा था कि वो भीड़ के दम पर देश की सुरक्षा व्यवस्था को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस के सुरक्षा घेरे ने उनके सारे घमंड को चूर चूर कर दिया। सीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे और तख्तियां लेकर पुलिस के मल्टी लेयर बैरिकेड्स को जबरन तोड़ने लगे। उन्होंने सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ हाथापाई की, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए।
जिन्हें अस्पताल ले जाने के लिए इन उपद्रवियों ने एम्बुलेंस तक को जाने का रास्ता नहीं दिया और ये अपने आप को कह रहे थे हम शांति से अनशन कर रहे थे, शांति से आंदोलन कर रहे थे। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। पूरे के पूरे हुड़दंग में, इस उपद्रव में इन लोगों ने मानवता को भी शर्मसार किया है और माहौल बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब सीजेपी का हुड़दंग बेकाबू होने लगा तो पुलिस ने रायसीना रोड पर संसद भवन से महज 200 मीटर पहले लोहे की दीवार खड़ी कर दी। पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए वाटर कैनन की बौछारें की, आंसू गैस के गोले दागकर इन हुड़दंगियों को, इन उपद्रवियों की भीड़ को तितर बितर कर दिया। जंतर मंतर पर खड़े होकर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे और भीड़ को संसद में घुसने के लिए उकसा रहे सीजेपी के मुख्य सूत्रधार अभिजीत दीपके को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि सीजेपी की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि यह झूठी अफवाह है, दीपके को हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन सीजेपी के इस अड़ियल और अराजक प्रदर्शन की सबसे भारी कीमत दिल्ली की मासूम और बेकसूर जनता को चुकाना पड़ा है। नौकरी पेशा लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, मरीज, बच्चे, हर किसी को सीजेपी के नेताओं ने अपनी राजनीतिक स्टंट के लिए दांव पर लगा दिया इन सब की जिंदगियों को। सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर डीएमआरसी को राजीव चौक, पटेल चौक, जनपद, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ जैसे अति व्यस्त मेट्रो स्टेशन के दरवाजे बंद करने पड़े। सीजेपी के उपद्रव के कारण राजीव चौक पर ऐसा हाहाकार मचा कि बदहवास लोग मेट्रो के एएफसी बैरियर और लोहे की ऊंची दीवारें फांदते हुए नजर आए। जंतर मंतर और कनॉट प्लेस के आसपास सुरक्षा के मद्देनजर मोबाइल सिग्नल जैमर लगाने पड़े। सीजेपी के हंगामे की वजह से ही आम नागरिकों के फोन ठप हो गए, कैब मिलना बंद हो गई, व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया, जो जहां था वो वहीं फंस गया। भीषण गर्मी में 2-2 किलोमीटर पैदल लोगों को चलना पड़ा, भागना पड़ा, अपना और अपने लोगों की जान बचाना पड़ा, क्योंकि इस हुड़दंग में, इस उपद्रव में, इस गुंडागर्दी में उनकी जान भी दांव पर लग चुकी थी। राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल जाने वाले मार्गों पर सीजेपी की भीड़ ने ऐसा भीषण जाम लगाया कि जिंदगी और मौत से जूझ रहे मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी घंटों फंसी रही। सीजेपी ये दावा करती है कि वहां छात्रों, युवाओं और सोनम वांगचुक के लिए लड़ रही है, इसलिए आंदोलन हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह से एक स्पॉन्सर्ड टूल किट का हिस्सा है। नीट के नाम पर छात्रों की भावनाओं को भड़काकर सीजेपी अपना उल्लू सीधा कर रही है। समाधान खोजने के बजाय सीजेपी को केवल दिल्ली की सड़कों पर खून खराबा और बगावत का माहौल चाहिए। जब कॉकरोच जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की तो उनके पास कोई ठोस नीतिगत सुझाव थे ही नहीं, केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने का ड्रामा था। हालांकि संसद के भीतर विपक्षी सांसद भी नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन असल उपद्रव, असल हुड़दंग और देश को पंगु बनाने की नापाक कोशिश सड़कों पर सीजेपी के झंडे तले उसके यही गुंडे कर रहे थे। कुछ लोगों को शायद ये शब्द अखर जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो देश की राष्ट्रीय राजधानी को बंधक बना दे, जो लोकतंत्र के मंदिर को बंधक बनाना चाहे, जिनकी वजह से हजारों लोगों की जिंदगियां अगर दांव पर लग जाए, ये हुड़दंगकारी गुंडे ही कहे जाएंगे। संसद के भीतर बैठे राजनीतिक दल भी इस सीजेपी आंदोलन की आड़ लेकर सरकार पर निशाना साधने में जुट गए हैं। मानो सड़कों पर मची अराजकता का वो ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोपहर बाद जब झमाझम बारिश शुरू हुई तो सीजेपी के क्रांतिकारी आंदोलन पानी में बहता हुआ यह आंदोलन नजर आया। पुलिस ने किसी भी अवैध टेंट या शेल्टर को लगाने की अनुमति नहीं दी। जैसे ही पुलिस प्रशासन की 5 बजे की डेडलाइन पूरी हुई, सीजेपी के गुंडों की हवा निकल गई और वो उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए। ये बात अब उनको समझ लेनी चाहिए कि देश की राजधानी को बंधक बनाकर अपनी मनमानी थोपने का दौर खत्म हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे स्वयंभू संगठन को यह समझ लेना चाहिए कि यहां भारत कानून से चलता है, सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले उपद्रवियों की गुंडागर्दी से नहीं। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि संसद की गरिमा और देश की संप्रभुता पर हमला करने वाले हर अराजक तत्व को उसी की भाषा में करारा जवाब जरूर दिया जाएगा।
इधर पंढरपुर की आषाढ़ी वारी की भी अब बात कर लेते हैं, जहां पंढरपुर की आषाढ़ी वारी में हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले वारकरियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस वर्ष सोलापुर ग्रामीण पुलिस ने अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का सहारा लिया है। पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी की पहल पर जैसे ही संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की, संत तुकाराम महाराज जी और संत सोपनदेव और संत निवृत्तिनाथ महाराज जी की पालकियां सोलापुर जिले में प्रवेश करती हैं, धर्मपुरी बॉर्डर से लेकर नातीपुते तक पूरी यात्रा मार्ग पर ड्रोन तैनात कर दिए जाते हैं। ये ड्रोन 24 घंटे भीड़, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन से मिलने वाली लाइव तस्वीरें सीधे पुलिस नियंत्रण कक्ष तक पहुंच रही हैं। इससे किसी भी आपात स्थिति, भीड़भाड़, जाम या सुरक्षा संबंधी चुनौती की जानकारी तुरंत मिल जाती है और पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई भी करती है। सोलापुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी ने बताया कि ड्रोन तकनीक के उपयोग से श्रद्धालुओं की सुरक्षा पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हुई है। साथ ही यातायात प्रबंधन भी बेहतर हुआ है। यदि किसी स्थान पर जाम की स्थिति बनती है तो पुलिस तुरंत वैकल्पिक मार्गों पर वाहनों को डायवर्ट कर रही है, जिससे पालकी यात्रा बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रही है। पुलिस का साफ कहना है कि वारकारी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और वारी को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। आधुनिक तकनीक और सतर्क पुलिस व्यवस्था का ये समन्वय न केवल इस वर्ष की आषाढ़ी वारी को सुरक्षित बना रहा है, बल्कि भविष्य में होने वाले बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए भी एक प्रभावी और आधुनिक सुरक्षा मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इधर शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा की बैठक में राज्य भर के पेंशनर्स से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मोर्चा के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मंगलवार को मुलाकात का समय मिला है। इस दौरान पेंशनर्स के लंबित वित्तीय लाभ, भत्तों और अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को कम से कम 50% लंबित लाभ जल्द जारी किए जाने की मांग सरकार के समक्ष रखी जाएगी। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पेंशनर्स के हित में विशेष घोषणा किए जाने की भी उम्मीद जताई गई है। आत्माराम शर्मा ने सरकार से संयुक्त परामर्श समिति यानी जेसीसी की बैठक जल्द बुलाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि संगठन पूरी तरह एकजुट है और सरकार से जल्द आधिकारिक मान्यता मिलने की भी उम्मीद है। मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है, फिर भी पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक से पेंशनर्स को राहत देने वाले सकारात्मक निर्णय जरूर सामने आएंगे। तक आप पहले भी मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए 2023 में बहुत बड़ा स्टेट में भूचाल आया और भूचाल नहीं कि मैं कहूँगा आपदा आई और उससे करोड़ों का नुकसान हुआ, पर उसके बावजूद भी 25 में फिर आपदा आई। फिर भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने है हमारे पेंशनर्स को दो डीए की किस्तें जो पिछली सरकार की पेंडिंग थी वो दी, और जो जैसा मैंने पहले भी बोला 80 साल से ऊपर, 75 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, और अब तो जो 65 से 70 के बीच के भी जो पेंशनर है जो 2016 से पहले की रिटायरी है वो भी क्लियर कर दिया है और मेडिकल रिम्बर्समेंट का भी क्लियर कर दिया है। हमें पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री से कि अभी आने वाले दिनों में अभी और इससे जो अगला फाइनेंशियल ईयर रहा इसमें जो भी पेंडिंग हमारा पेंशनर का पिछली सरकार ने रखा था तकरीबन 5000 करोड़ के करीब जो ड्यू था। इधर मौसम लगातार करवट बदल रहा है और इसी को देखते हुए उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार पर भी फिलहाल विराम लगा दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी रेड और ऑरेंज अलर्ट और यात्रा मार्गों पर लगातार हो रहे भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन ने सोमवार को चार धाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है।
गढ़वाल आयुक्त ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर मौजूद श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए और किसी भी श्रद्धालु को जोखिम वाले क्षेत्रों की ओर आगे न बढ़ने दिया जाए। प्रशासन का कहना है कि मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू कराई जाएगी। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभागों की टीमें लगातार संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी कर रही हैं। जहां जहां भूस्खलन हुआ है वहां सड़कें खोलने और मलबा हटाने का कार्य तेजी से जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उधर श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वो किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन की आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। मौसम सामान्य होने तक जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये निर्णय पूरी तरह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। जैसे ही मौसम में सुधार होगा और यात्रा मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित किए जाएंगे, 4 धाम यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तब तक सभी यात्रियों से संयम बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। और चलिए इसी के साथ जनमत के आज के सफर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।